नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत सारे लोगों का। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के संदर्भ में, और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बाद अब प्रॉपर वे में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर काम की शुरुआत करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही रोचक और बहुत ही मजेदार यह सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, और परीक्षा में निश्चित रूप से यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो एक बार अगर व्यापक रूप से इन सारी चीजों को हम लोग समझ ले तो बहुत ज्यादा हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप से यहाँ पे शामिल होता चला जाएगा। सबसे पहले तो दिमाग में यह रखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की जब नगर योजना की बात करते हैं तो नगर योजना के अंतर्गत कौन कौन सी खास चीजें हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो नगर योजना के अंतर्गत कुछ जो खास चीजें जिनका हम अध्ययन करते हैं, तो उनमें कुछ तो आधारभूत बातें निकल करके आएंगी जिनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। आधारभूत बातें। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के क्रम में हम लोग कुछ विशेष बातों पे गौर करते हैं, जैसे नगर योजना का प्रारूप कैसा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। न सिर्फ नगर योजना का प्रारूप, बल्कि नगर बन रहे हैं तो नगरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग हो रहा है, तो कुछ बातें ईंटों के संदर्भ में आपको देखने को मिलेंगी। न सिर्फ ईंटें, प्रारूप हो गया, ईंटें मिल गई, तो निश्चित रूप से हम लोग तुरंत अब क्या करेंगे, यहाँ पे भवन निर्माण के कार्य शुरू करेंगे। तो जो भी मकान आदि की संरचनाएं हैं उनके संदर्भ में बात होंगी। भवन निर्माण हो जाए तो भवन के अंतर्गत और भी तमाम सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ कुओं की बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग नालियों की बात करेंगे। नालियों के अलावा हम लोग शौचालय की क्या स्थिति रही उसके संदर्भ में बात करेंगे। ये तमाम सारी चीजें भवन के अंतर्गत देखने को हमें मिलेंगी। इसके अलावा फिर हम लोग सड़कों की क्या स्थिति रही उनके संदर्भ में बात करेंगे। अर्थात नगर योजना के क्रम में कुल इस प्रकार की बातें निश्चित रूप से हमें अपने ध्यान में रखना होता है। इन्हीं सारी चीजों पे अगर हम लोग अपनी पकड़ बना लेते हैं तो नगर योजना हमारा खूब अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाता है। बारी बारी से देखना शुरू करेंगे, कम से कम 2-3 क्लासेज इस पे करेंगे ना, तब जाकर के खूब व्यवस्थित रूप से ये हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, हमारा यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट होगा। नगर योजना की बात की शुरुआत करते हैं कुछ आधारभूत बातों के साथ। आपको यह जानकारी है कि हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। प्रथम नगरीय सभ्यता, इसमें तो किसी को दो राय नहीं है। दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में यह जानी जाती है। हाँ रेणु जी, आज रात से हम लोग, मैं उपलब्ध नहीं था, आज रात से हम लोग 28 तारीख तक लगातार लगभग 1000 प्रश्नों पे काम की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल मस्त रहिए। हाँ बिल्कुल निश्चित रहें, 1000 प्रश्न आज रात से ही शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। मैं उपलब्ध नहीं था, इस वजह से काम रुके हुए थे। चले देखेंगे, दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में यह जाना जाता है। अब इसमें एक और खास बात है, आपको पहले भी स्पष्ट किया हुआ है। अगर कभी यह पूछ लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता में सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है क्या, आपका उत्तर क्या होगा? संपूर्ण जो हड़प्पाई क्षेत्र है, हड़प्पाई क्षेत्र कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता, सिर्फ हड़प्पा नहीं, संपूर्ण हड़प्पाई जो क्षेत्र है इसमें
सांस्कृतिक समरूपता, एक समानता देखने को मिलती है क्या? आप कहेंगे हाँ, सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। बहुत सारे सांस्कृतिक समरूपता पिछली कक्षाओं में स्पष्ट किया हुआ है। सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है संपूर्ण हड़प्पाई क्षेत्रों में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारी की सारी जो भी बातें रही, जो भी तत्व रहे हड़प्पा सभ्यता में, जो कि अवशेष के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, सब एक समान ही यूज में, प्रयोग में लाया जाता था, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक समरूपता होने के बावजूद भी तमाम सारे ऐसे हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि यह बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्षेत्रीय विषमता के तत्व भी विद्यमान थे। क्षेत्रीय विषमता भी ज्ञात होती है हमें। सांस्कृतिक समरूपता होने के साथ साथ यह कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है, ये दोनों की दोनों बातें। सांस्कृतिक समरूपता के अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं, बावजूद इसके तमाम सारे अवशेष ऐसे भी प्राप्त हो रहे हैं अपवाद स्वरूप, जो कि क्षेत्रीय विषमता के द्योतक या अवशेष कहे जाएंगे। क्लियर है बात यहां पे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, निश्चित रूप से हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सांस्कृतिक समरूपता बहुत सारी चीजों में, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप क्षेत्रीय विषमताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। चले बात को आगे ले चलेंगे। बात हम लोग कर रहे हैं नगर योजना के संदर्भ में। यहां पे कुछ बातें अलग से, जब नगर योजना की हम लोग बात करते हैं तो आपको यह याद है, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी। तो कुछ चेस बोर्ड के आकार में थी, या शतरंज का जो बोर्ड होता है शतरंज के जैसे, या फिर जाल पद्धति पर आधारित थी। क्यों भाई? ये तो सबको पता है, हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर रहे वह चेस बोर्ड या शतरंज या जाल पद्धति पर आधारित रहे। क्यों भाई? ठीक है, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जाल पद्धति को ही इंग्लिश में हम लोग ग्रिड सिस्टम कहते हैं ना भाई। आमतौर पे ऐसा देखने को मिलता है। समझिएगा, ये जो बातें बताई यह आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह अभी आगे खूब प्रयोग होता रहेगा। नगर योजना की बात हम लोग करते हैं तो सामान्य तौर पे क्या निकल करके आता है? तो सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की बात हो रही है। यह नगर लिखा हुआ है, हड़प्पाई स्थल नहीं लिखा हुआ है। फिर से ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लगभग 2800 से 3000 स्थल अभी तक जानकारी में आ चुके हैं। लगभग 2800 से 3000 के आसपास स्थल अभी तक जानकारी में आ चुके हैं, और उन 2800 से 3000 के लगभग जो स्थल अभी तक जानकारी में आए हैं, उनमें सारे के सारे नगर नहीं हैं। नगर 8, 10, 12 ही ऐसे स्थल हैं जिन्हें हम लोग नगर की संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लगभग 2800 स्थल, और ये जो 2800 स्थल है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, लगभग 2800 स्थल, और ये जो 2800 स्थल हैं, यह स्थल लिखा हुआ है, इनमें ग्रामीण स्थल और नगरीय स्थल, नगर 10 से 12 स्थल हैं जिन्हें हम लोग नगर की संज्ञा दे सकते हैं। शेष सभी कैसे हैं? तो शेष सभी ग्रामीण प्रवृत्ति के, यह तो क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब यहां पे लिखा हुआ है
कि नगर योजना का मतलब क्या? यह जो 10-12 है, फोकस हम लोग उस पर कर रहे हैं। आज भी आप सोचें कि अगर कोई पुरानी सभ्यता के अवशेष हमें कहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो वह सभ्यता के जो अवशेष होंगे आमतौर पे शहरी क्षेत्रों से ही तो प्राप्त होंगे। गांव में मिट्टी आदि के मकान बनने की स्थिति, समय के साथ सब कुछ नष्ट हो गया, खुदाई होगी भी तो मिट्टी मिट्टी मिलेगा। नगरों की स्थिति थोड़ी सी अलग, बड़े ऊंचे भवन और तमाम प्रकार के शिल्प व्यापारिक गतिविधियां, तो नगरों में अवशेष मिलने की प्रक्रिया ज्यादा दिखाई देती है। गांव की तुलना में अवशेष, खुदाई से प्राप्त अवशेष गांव की तुलना में हमें नगरों में ज्यादा मिलेंगे ना। अब मान लें आप ही कोई पुरातत्वविद हैं, अब आप किसी गांव में जाकर के खुदाई करना पसंद करेंगे या किसी समय काल के भौतिक अवशेष की अगर जानकारी आपको हासिल करनी है तो नगरीय क्षेत्र में जाकर के अवशेष हासिल करने का प्रयास करेंगे? तो आप कहेंगे नगरों में ज्यादा अवशेष, ज्यादा विविधताएं प्राप्त होंगी, तो ऑब्वियस है गांव की तुलना में नगरों में खुदाई का कार्य करना ज्यादा बेहतर होगा। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता में जो हम लोग गिने चुने कुछ नाम जानते हैं, समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता में कुछ गिने चुने 8, 10, 12 स्थलों के नाम हमें बचपन से रटे रटाए हैं। वो क्यों रटे रटाए हैं? क्योंकि पुरातत्वविदों ने उन्हीं स्थलों पर ज्यादा काम किया है। 2800 से अधिक स्थल, और उनमें से 8, 10, 12 ही नाम हमें बचपन से पता है। क्यों पता है? क्योंकि वहीं पर ज्यादा काम हुआ है, अवशेष प्राप्ति संबंधी, खुदाई संबंधी काम वहां पे ज्यादा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ है। यही कारण है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, सुरकोतड़ा आदि आदि, यही कुछ गिने चुने नाम हैं जो कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहां पे खुदाई ज्यादा हुई तो ज्यादा जानकारी मिली। ये नगरीय स्थल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यह भी एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि जो पुरातत्वविद हैं वो सारे के सारे संपूर्ण हड़प्पाई स्थल 2800 के 2800 की ओर आकर्षित नहीं हुए, खुदाई करने के लिए आकर्षित नहीं हुए। जितने भी पुरातत्वविद हैं उन सब का आकर्षण नगरीय स्थलों की ओर गया कि वहां पे खुदाई करेंगे तो तमाम सारी बातों की जानकारी या अधिक बातों की जानकारी हमें प्राप्त होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदाई करेंगे तो मेहनत बेकार जाएगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा, मिलेगी थोड़ी से अवशेष। बात स्पष्ट है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में या कोई भी पुरानी संस्कृति के अध्ययन में पुरातत्वविदों ने उन्हीं स्थानों को ज्यादा पसंद किया खुदाई करने के लिए जहां उन्हें अनुमान था कि यहां पर खुदाई करेंगे तो हमें ज्यादा पुरावशेष प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है, यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय स्थलों की खुदाई ज्यादा हुई है। क्लियर होगी बात? तो नगर योजना के संदर्भ में बात हो रही है। नगर योजना कहने का मतलब वो 10-12 जो खास स्थल हैं उनके संदर्भ में बात हो रही है, सारे 2800 के संदर्भ में बात नहीं हो रही है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। चेस बोर्ड या शतरंज या जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पर आधारित नगर योजना थी। कैसी? सामान्यतः। लेकिन हमने यहां पे यह भी देखा कि संपूर्ण हड़प्पाई क्षेत्र में सांस्कृतिक समरूपता के साथ साथ क्षेत्रीय विषमता भी देखने को मिलती है। क्षेत्रीय विषमता भी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यह जो सामान्यतः चेस बोर्ड, शतरंज या जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पर आधारित नगर योजना थी, क्या जितने भी नगर हैं उन सारे नगरों में यही व्यवस्था थी क्या?
इसी पद्धति पर आधारित यह था क्या? तो उत्तर है ऐसा सोचना उचित नहीं है। ऐसा हमारा सोचना कि सारे के सारे हड़प्पाई नगरों में यही व्यवस्था थी, यह सोचना तनिक भी उपयुक्त नहीं है। अर्थात इसका अपवाद भी देखने को मिलता है, अपवाद निश्चित रूप से देखने को मिलता है। अर्थात सभी नगरों की स्थिति ऐसी नहीं थी, स्थिति ऐसी नहीं थी। क्लियर है बात? क्यों नहीं थी? ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि सांस्कृतिक समरूपता है सामान्य रूप से, सांस्कृतिक समरूपता है सामान्य रूप से, लेकिन कुछ क्षेत्रीय विषमता भी देखने को मिलती है अपवाद रूप में। क्लियर है बात यहां तक? संतराम जी क्लियर है? रेणु जी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये मुझे बताएं कि यह दिखाई दे रहा है, ये फिगर दिखाई दे रहा है, एक बार मुझे स्पष्ट करें, क्या यह फिगर दिखाई दे रहा है? थोड़ा बहुत धुंधला ही दिखाई दे रहा है। ये जहां से लिया गया है इसी व्हाइट कलर में ही उपलब्ध था। थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि ये एक पोर्शन है और ये एक बड़ा सा पोर्शन है, यह दिखाई दे रहा है इतना। ठीक है, बस इतना ही देखना है। चले, ये जो चला गया, चले मैं ऐसे बताता हूं, देखेंगे। यह जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की बात हो रही है, तो इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा क्या निकल करके आता है? महत्वपूर्ण मुद्दा यह बनता है कि यह जो हड़प्पाई स्थल है नगर योजना के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता, यह सामान्य रूप से कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के अंतर्गत यह जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी, उसमें सामान्यतः क्या एक स्थिति देखने को मिलती है कि नगर जो होते थे वह दो भाग में बटे होते थे, दो भाग में। यह जो दो भाग में बटे होते थे, समझिएगा स्थिति कैसी है उनकी। यह नगर दो भाग में बटे हुए हैं, इस रूप में नगर बटे हुए हैं। ये जो दो भाग में बटे हुए हैं, यह हो गया पश्चिम की ओर है और ये पूरब की ओर है। यह जो पश्चिम की ओर है इसे कहा गया है पश्चिमी टीला। समझिएगा, बहुत रोचक है। पश्चिमी टीला और यह है पूर्वी टीला, पूर्वी टीला। यह जो पश्चिमी टीला है इसे ही आमतौर पे गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र कहा जाता है, गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र कहा जाता है। जबकि यह जो पूर्वी टीला है यह आवासीय स्थल कहा जाता है। आम लोग यहीं पे रहा करते थे, आवासीय स्थल या क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आवासीय क्षेत्र। यह जो दो भागों में बटा हुआ है, समझने की बात यह है कि सामान्य रूप से क्या होता था कि यह जो पश्चिमी टीला होता था यह चारों ओर सुरक्षा दीवार से घिरा होता था।
क्लियर है बात? यह जो पश्चिमी टीला है यह सामान्यतः कहने का मतलब अधिकांश जगहों पर ऐसा मिला है, सारी की सारी जगहों पर ऐसा ही नहीं मिला हुआ है। सामान्यतः यह सुरक्षा दीवार से घिरा होता था। सुरक्षा दीवार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, दीवार से घिरा होता था। कौन सा वाला? तो यह आपको बताया सुरक्षा दीवार से घिरा होता था, यह पश्चिमी टीला है। गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र इसी कारण से कहा जाता था क्योंकि सुरक्षा दीवार से घिरा होता था। यह जो पूर्वी टीला है यह आमतौर पर अर्थात सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं था, दुर्गीकृत नहीं होता था। दुर्गीकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कई जगहों पे आप या परीक्षाओं में आप एक शब्द सुने होंगे, पढ़े होंगे, सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब क्या है? दुर्गीकृत, अर्थात किसी भी स्थल को सुरक्षा दीवार से घिर दिया जाए या किलेबंद कर दिया जाए तो वह किस रूप में जाना जाएगा? सिटाडेल कहलाएगा। ठीक है, यह जो पश्चिमी टीला है, ये पूर्वी टीला हो गया, ये पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला की कुछ खास बातें देखने को मिलती हैं, देखेंगे। ये जो पश्चिमी टीला है यह कुछ ऊंचाई पर होता था, कुछ ऊंचाई पर, अर्थात चबूतरे पर बना होता था, कुछ ऊंचाई पर चबूतरे पर बना होता था। अर्थात ये जो पश्चिमी टीला है थोड़ा सा यह ऊपर उठा हुआ होता था, यह जो पूर्वी टीला है इसकी तुलना में। अर्थात मान लें यह जो पूर्वी टीला है यहां पे है, इतनी हाइट पे है, तो यह जो पश्चिमी टीला है यह थोड़ा सा ऊपर, समझ में आ रही बात? यह थोड़ा सा ऊपर एक चबूतरे जैसा, मैन मेड, कृत्रिम, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई लिए हुए होता था। ठीक है, और सुरक्षा दीवार से घिरा होता था। क्लियर होगी बात यहां तक? क्यों भाई? ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसका आकार कैसा है? तो आयताकार है। ठीक है, आयताकार है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। सामान्य रूप से ऐसा होता था, नगर दो भाग में होते थे। कैसे कैसे वो स्ट्रक्चर एक आपको बताने का प्रयास किया। सामान्यतः, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जगहों पे ऐसी ही व्यवस्था थी। तो भाई कुछ क्षेत्रीय विषमता निश्चित रूप से देखने को मिल रही है, क्षेत्रीय विषमताएं भी देखने को मिल रही हैं, अर्थात इस व्यवस्था के अपवाद भी देखने को मिल रहे हैं। अपवाद, अब वो अपवाद कौन से हैं परीक्षा में, यह निश्चित रूप से पूछा जाता है। देखेंगे जरा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कालीबंगा को लेकर के। कालीबंगा में क्या स्थिति है? तो कालीबंगा में मान लें यह गढ़ी क्षेत्र है और यह निचला शहर हो गया या फिर आवासीय स्थल हो गया। यहां पे क्या व्यवस्था है? तो यहां पे व्यवस्था यह है कि यह जो गढ़ी क्षेत्र है यह किलेबंद है, यह जो आवासीय क्षेत्र है निचला शहर या पूर्वी टीला यह भी किलेबंद है। बात स्पष्ट हो रही है? कालीबंगा में दोनों के दोनों हिस्से दुर्गीकृत हैं, किलेबंद हैं। यह व्यवस्था कहां पर? कालीबंगा में देखने को मिल रही है। बात स्पष्ट है? क्लियर है बात? क्या लिख दिया? पूर्वी टीला, क्या लिख दिया? यह बात स्पष्ट है? कालीबंगा की हम लोग बात कर रहे हैं। कालीबंगा में यह जो पश्चिमी टीला है
पूर्वी टीला की तुलना में जो छोटा आकार में होता था, पूर्वी टीला बड़ा होता था क्योंकि अधिकांश सामान्य लोग यहां रहते थे। पश्चिमी टीला छोटा होता था, कुछ खास लोग रहते थे, अभी उस पे आएंगे। यह जो पश्चिमी टीला है यह भी किलेबंद है और जो पूर्वी टीला है यह भी किलेबंद है। एक तो यह बात कालीबंगा में। इसके साथ साथ एक और खास बात जो कि सिर्फ कालीबंगा में देखने को मिलती है। क्या? कालीबंगा में एक खास बात यह भी देखने को मिलती है कि यह जो गढ़ी क्षेत्र है ना, गढ़ी क्षेत्र, यह दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। अर्थात गढ़ी क्षेत्र का द्विभाजीकरण, द्विभाजीकरण, दो भाग में बटा होना, कहां पर? सिर्फ कालीबंगा में यह व्यवस्था देखने को मिलता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। क्लियर है बात? तो दो बातें अपवाद स्वरूप कालीबंगा के संदर्भ में कि जो गढ़ी क्षेत्र है और जो पूर्वी टीला है अर्थात आवासीय क्षेत्र है, निचला शहर है, यह दोनों दुर्गीकृत हैं, किलेबंद हैं, सिटाडेल युक्त हैं। और तो और यह जो पश्चिमी टीला है, यह गढ़ी क्षेत्र पश्चिमी टीला, यह दो भागों में बटा हुआ देखने को मिलता है। सिर्फ कालीबंगा में यह स्थिति देखने को मिलती है। क्लियर है बात? बहुत महत्वपूर्ण यह मुद्दा है कालीबंगा को लेकर के। आगे बढ़े। चले कुछ बात करते हैं कुछ अलग क्षेत्रों की। लोथल की बात करते हैं और सुरकोतड़ा की बात करते हैं। लोथल और सुरकोतड़ा की बात करते हैं। लोथल और सुरकोतड़ा में स्थिति क्या है? तो लोथल और सुरकोतड़ा दोनों जगहों पर यह जो पश्चिमी टीला है और यह जो पूर्वी टीला है, यह अलग अलग दुर्गीकृत नहीं है, बल्कि यह एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। बात स्पष्ट है। लोथल और सुरकोतड़ा में संपूर्ण क्षेत्र एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। क्यों भाई? जी संतराम जी, ठीक है। अलग अलग यहां पे सुरक्षा दीवार नहीं है या सिर्फ दुर्ग वाला क्षेत्र किलेबंद नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा क्षेत्र लोथल और सुरकोतड़ा में दुर्गीकृत है एक ही सुरक्षा दीवार से। और तो और अब लोथल में एक बात और देखने को मिलती है। लोथल को लेकर के एक और अपवाद देखने को मिलता है। एक अन्य अपवाद वो क्या है? लोथल की बात हो रही है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आम तौर पर यह जो गढ़ी क्षेत्र होता था, गढ़ी क्षेत्र पश्चिम में होता था ना, यह गढ़ी क्षेत्र जो है, यह गढ़ी क्षेत्र यह कहां पे है? इधर पूरब हो गया तो इधर पश्चिम हो गया, पश्चिम में होता था। लेकिन लोथल में एक अपवाद विशेष रूप से देखने को मिलता है। क्या? कि गढ़ी क्षेत्र पश्चिम में न होकर कहां होता था? दक्षिण पूर्व में होता है, दक्षिण पूर्व में स्थित था। दक्षिण पूर्व कहने का मतलब यह गढ़ी क्षेत्र यहां पे न होकर के लोथल में कहां पर है? तो लोथल में यह गढ़ी क्षेत्र कहां पर हो गया? तो आप कहेंगे पश्चिम की बजाय दक्षिण पूर्व में। अर्थात यह जो पश्चिम में गढ़ी क्षेत्र होता था और यह जो पूरब में निचला शहर या आवासीय क्षेत्र होता था, तो लोथल की बात हो रही है। यह जो पश्चिम टीला है ना, गढ़ी क्षेत्र, ये यहां पर न हो करके कहां पर है? तो ये यहां पर है। ठीक है, बात स्पष्ट हो रही है। लोथल का
लोकेशन यह देखने को मिलता है दक्षिण पूर्व में। कहां पे? दक्षिण पूर्व में यह गढ़ी क्षेत्र है और ये आवासीय निचला या पूर्वी टीला। क्लियर है बात? यह एक महत्वपूर्ण अपवाद है। ठीक है, चले कुछ अपवादों की हम लोग बात कर रहे हैं। कालीबंगा को लेकर के बात हुई, कुछ बातें हुई लोथल सुरकोतड़ा को लेकर के। अब धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा, ये जो धौलावीरा है यह 2 भागों में इसका विभाजन नहीं है, 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में विभाजित। ये सब प्रश्न कभी ना कभी पूछे हुए हैं और रिपीटेशन होता है। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे गढ़ी क्षेत्र, आप कहेंगे मध्य क्षेत्र और आप कहेंगे पूर्वी टीला या फिर आवासीय या निचला शहर। ठीक है, यह 3 भागों में धौलावीरा की नगर योजना देखने को मिलती है। क्लियर है बात? ठीक है, अब धौलावीरा के बाद कुछ बातें चन्हूदड़ों को लेकर के, चन्हूदड़ों के संदर्भ में। चन्हूदड़ों में क्या स्थिति है? क्या चन्हूदड़ों में किलेबंदी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं? तो भाई कोई किलेबंदी का साक्ष्य यहां पर नहीं मिला है। कोई किलेबंदी या दुर्गीकरण या सुरक्षा दीवार का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। क्लियर है बात? कहां की बात हो रही है? चन्हूदड़ों की बात हो रही है। ठीक है, चन्हूदड़ों में किसी भी प्रकार का दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, अब समझेंगे। चन्हूदड़ों की बात हो गई। एक और अपवाद कहां पर? बनावली में देखने को मिलेगा। बनावली में क्या स्थिति है? तो यह जो गढ़ी क्षेत्र है और यह जो आवासीय क्षेत्र है यह अलग अलग वर्गीकृत नहीं है। कैसा है? बनावली में यह जो लोथल और सुरकोतड़ा वाली स्थिति हमने देखी थी ना, लोथल और सुरकोतड़ा वाली स्थिति, लोथल और सुरकोतड़ा वाली जो स्थिति देखी थी कि एक ही सुरक्षा दीवार से पूरा का पूरा बनावली का नगर जो था वह घिरा हुआ था। लेकिन सिर्फ यही बात रहती तो बनावली को भी लोथल और सुरकोतड़ा के साथ ही रखते, लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं थी। एक ही सुरक्षा दीवार से घिरा होने के साथ साथ एक और बात देखने को मिलती है कि यह जो पश्चिमी टीला है ये अलग से दुर्गीकृत है। पश्चिमी टीला अलग से दुर्गीकृत है, गढ़ी क्षेत्र अलग से दुर्गीकृत है, इसके साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र एक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। क्लियर है बात? बनावली, चले तो ये कुछ खास ऐसे स्थल थे जिनके विषय में आपको बताया, कुछ अपवाद स्वरूप जिनमें कालीबंगा, लोथल, सुरकोतड़ा। ठीक है, लोथल में कुछ खास बात बताया, पश्चिमी टीला पश्चिम में न होकर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धौलावीरा के संदर्भ में, चन्हूदड़ों के संदर्भ में, बनावली के संदर्भ में। अच्छा, एक बात और, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है, आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है। क्या? कि यह जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में यह पश्चिमी टीला और यह पूर्वी टीला, ठीक है, और यहां से सिंधु नदी यह बह रही है, सिंधु नदी यह बह रही है, सिंधु नदी यह बह रही है,
और सिंधु की एक शाखा, सिंधु की एक शाखा, सिंधु की एक शाखा जो है इन दोनों के बीच बहती हुई, ऐसा अवशेष में ज्ञात हुआ है। सिंधु की एक शाखा, सिंधु की एक शाखा पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के बीच से निकलता हुआ ऐसा ज्ञात हुआ है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाई स्थल है जिसके नगर योजना के अंतर्गत पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के बीच नदी की शाखा का होना यह साक्ष्य मिला हुआ है? उत्तर है मोहनजोदड़ो। क्लियर है बात? ठीक है? नहीं, वो ऐसा नहीं है, बस वो 3 भागों में बटा हुआ पाया जा रहा है, बस ऐसा ही है अभी। ठीक है, चले, तो ये कुछ आपको बताया अपवाद स्वरूप जो भी कुछ बातें रही उनके संदर्भ में। बात को आगे ले चलते हैं। अब यहां पर कुछ प्रारूप संबंधी यह बातें हुई। अब बात हम लोग करते हैं ईंटों को लेकर के। ईंटें, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की क्या स्थिति रही? हड़प्पाई ईंटें, एक प्रश्न जो कि पूछा गया है पहले भी, आगे भी पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों में एक आश्चर्यजनक समरूपता देखने को मिलती है। आश्चर्यजनक समरूपता मतलब जितने भी हड़प्पाई स्थल ज्ञात हैं जहां से ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, उन सारी जगहों पे एक समान ईंटें प्राप्त हो रही हैं। आश्चर्यजनक समरूपता कहने का मतलब क्या है? एक निश्चित अनुपात में सारी जगहों से यह ईंटें प्राप्त हो रही हैं। वो निश्चित अनुपात क्या है? 4:2:1। क्यों भाई? हड़प्पाई ईंटों की जब बात आती है तो पहली बात कि एक आश्चर्यजनक रूप से समरूपता देखने को मिलती है हड़प्पाई ईंटों की। जो भी सारी ईंटें जिन भी स्थलों से प्राप्त हुई हैं वो सारी की सारी 4:2:1 के रेशियो में मिली हुई है। क्लियर होगी बात? अब हड़प्पाई ईंटों में एक खास बात, आमतौर पे आज हम लोग ईंटें जो लगाते हैं वो दीवार बनाने के लिए या भवन निर्माण में ईंटों का जो प्रयोग हम लोग आज करते हैं, तो आज कैसे करते हैं? तो दीवार मजबूत रहे तो सामान्य तौर पे इस पद्धति का हम लोग प्रयोग करते हैं जो मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। आज की बात बता रहे हैं। इस पद्धति का प्रयोग करके आज हम लोग ईंटों की जुड़ाई जो करते हैं, ईंटों की जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति वाली करते हैं। ईंटों की जुड़ाई या चिनाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति में करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मजबूती मिलती है, मजबूती प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता में भी जो भी दीवार या फिर भवन बनाए जा रहे हैं उनमें इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का प्रयोग होता था। अब प्रश्न यह आना चाहिए दिमाग में कि इंग्लिश बॉन्ड पद्धति है क्या? तो मेरे भाई, आमतौर पे हम लोग ईंटें ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे 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 ईंटों की जुड़ाई करते जा रहे हैं। नहीं, ऐसे ईंट लगाते हैं।
ये मान ले प्रथम लेयर है, प्रथम स्तर में ईंट हमने ऐसे लगाया, ठीक है, ईंट ये वाला ऐसे हमने प्रयोग किया, ठीक है, दूसरी ईंट बगल में लगाया ऐसे, तीसरी ईंट बगल में लगाया ऐसे, चौथी ईंट बगल में लगाया ऐसे, पांचवी ईंट बगल में लगाया ऐसे, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति क्या है? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति में ये प्रथम लेयर हो गया। अब दूसरे लेयर पे आते हैं, तो दूसरे लेयर में क्या हुआ कि यह जो ईंट ऐसे लंबी वाली थी इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब ये हो गया दूसरा लेयर, ठीक है, दूसरा लेयर अब क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर अगली ईंट ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। बात समझ में आ रही है? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति क्या है? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति में एक बार एक लेयर पे ईंटें ऐसे लगाई जा रही हैं, ऐसे लगाई जा रही हैं, तो ऊपर अगले लेयर पे जब इस पे ऊपरी लेयर ईंट का लगा रहे हैं तो ईंट ऐसे अब लगाई जा रही हैं, अब ऐसे लगाई जा रही हैं। बात समझ में आई? घरों में देखा होगा आपने। क्लियर है बात आसानी से? यह जो ईंटों को व्यवस्थित करने की तकनीक है इसे ही इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहा जाता है। क्लियर है बात? और यह जो ईंटें हैं, एक और मुद्दा, इनका आकार क्या दिखाई दे रहा है? इनका आकार क्या दिखाई दे रहा है? चतुर्भुज है ना, चार भुजाएं वाली हैं, चतुर्भुज आकार की है ना। क्यों? ईंटों का आकार कैसा है? चतुर्भुज आकार का है ना, ठीक है। यह इंग्लिश बॉन्ड पद्धति आपको बताया। फिर से इंग्लिश बॉन्ड पद्धति है क्या? तो आमतौर पे मान लें यह एक ईंट है, एक ईंट है, फिर यह बगल में दूसरी ईंट हो गई इसी आकार की दूसरी ईंट, फिर यह चौथी हो गई, यह पांचवी हो गई, ठीक है। ऐसे ही ईंट हम लगाते जा रहे हैं। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति में क्या होता है, एक लेयर, निचला स्तर ऐसा है, तो अब इसके ऊपर वाला जो स्तर है, ऊपरी स्तर में ईंट अब कैसे लगेगी, तो यह ईंट जो ऐसे है, लंबे में है, अब इसको लंबे से हटा करके अब ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब यह ईंट ऐसे न लगा करके अब ईंट ऊपरी लेयर पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। एक ईंट हो गया, ये दूसरी ईंट, यह एक ईंट हो गई और यह दूसरी ईंट हो गई, ठीक है बात। यह इंग्लिश बॉन्ड पद्धति होता है। इससे क्या होता है कि जो भी भवन बन रहा है या जो भी दीवार खड़ी हो रही है वह बहुत मजबूत हो जाती है, ठीक है। गुत्थम गुत्थी आपस में हो जाता है, जकड़ ऐसा हो जाता है कि दीवार मजबूत हो जाती है। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए। चले, अब समझने की बात यह है कि हमने बात किया कि हड़प्पाई जो ईंटें हैं, हड़प्पाई ईंटें एक निश्चित अनुपात जो कि 4:2:1 का है। समझिएगा, सुरक्षा दीवार, कभी प्रश्न पूछा नहीं है, सुरक्षा दीवार में ईंटों का प्रयोग हो रहा है क्या? उत्तर है हाँ, हो रहा है। कई जगहों पे हो रहा है, कई जगहों पे नहीं हो रहा है। सुरक्षा दीवार में ईंटों का जो प्रयोग हो रहा है, तो ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? तो सुरक्षा दीवार में जो ईंटों की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है वह क्या है? सुरक्षा दीवार में ईंट, तो याद करिएगा इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। याद रहेगा, महत्वपूर्ण है, याद करना है। सुरक्षा दीवार में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? तो 40 गुणे 20 गुणे 10 है। क्लियर है? ठीक है, चले, ये तो हो गई सुरक्षा दीवार की बात। यह वाला प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। अब जो
भवन बन रहे हैं, भवनों की स्थिति क्या है? सुरक्षा दीवार और सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ भवन। भवन निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग हो रहा है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? तो आप कहेंगे 28 गुणे 14 गुणे 7। लंबाई क्या हो गई? 28 हो गई, 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है बात? और तो और, ये तो दो अलग अलग कार्यों में प्रयुक्त ईंटें हो गई। एक और बात, क्या हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्यों भाई? यह तथ्य तो कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। सबसे बड़ी ईंट, और ये जो सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह मोटे तौर पे कितना है, कोई बताएगा? तो याद रखिए 51 सेंटीमीटर। पॉइंट में भी है, लेकिन आप 51 याद रखिए, 51.43 है संभवतः। ठीक है, फिर 26 याद रखिए, ये हो गई लंबाई जो सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। ठीक है, 51 याद रखना है, 26.27 है संभवतः। ठीक है, यह चौड़ाई याद रखना है, ये याद रखना है, 51 याद रखना है, 26 याद रखना है, फिर 6.35 है संभवतः, तो यह 6 याद रखना है, अर्थात ऊंचाई। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार कितना है? 51 गुणे 26 गुणे 6 याद रहेगा। यह सबसे बड़ी ईंट की आकार या आकृति बताया, कितनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। क्लियर है बात? चले, जब ईंटों की बात हो रही है तो ईंटों की जुड़ाई की यहां पे बात हमने देखा, अनुपात तो हमने देख लिया। अब जुड़ाई के अंतर्गत यहां पे आपको बात बताया कि ईंटों की जुड़ाई कैसे होती थी? इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति क्या है? ईंटों को सजाया जाना, ईंटों को सजाया जाना, यही है ना भाई? सजाया जाना अर्थात व्यवस्थित रखना। कैसे रखी जा रही हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे करके, फिर ऊपर ऐसे करके, ऐसे रखी जा रही हैं। ये तो ईंटों को व्यवस्थित किया जा रहा है, वह इंग्लिश बॉन्ड पद्धति हो गई। दूसरी बात कि यह ईंटों की अब जुड़ाई हो कैसे रही है, अर्थात यह जो ईंटें हैं, एक ईंट ये हुआ, दूसरी ईंट ये हुआ, तो यहाँ पे जोड़ होगा ना भाई, यह जुड़ाई होगी ना। एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ना तो होगा ना। ये जुड़ाई कैसे हो रही है? तो याद रखिएगा, एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ा कैसे जाता था? तो 2-3 बातें हैं यहां पे याद रखने की। ईंटों की जुड़ाई कैसे हो रही है? तो दो ईंटों को जोड़ना कैसे होता था? तो गीली मिट्टी का गारा बनाकर, गीली मिट्टी का गारा बनाकर, ये क्या है? यह गीली मिट्टी के लोथड़े हैं जिनको आपस में दो ईंटों को चिपकाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, एक तो यह हो गई। भवन निर्माण की बात हो रही है, तो भवनों में ईंटों को जोड़ना या सुरक्षा दीवार में ईंटों को जोड़ने के लिए गीली मिट्टी का गारा बना करके जुड़ाई की जाती थी। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो में आपको याद होगा वृहत स्नानागार जो प्राप्त हुआ है, महास्नानागार, ग्रेट बाथ जो प्राप्त हुआ है, वहां भी ईंटों से ही उस बड़े तालाब का निर्माण हुआ है। तो एक प्रश्न
कि वृहत या महास्नानागार में ईंटों की जुड़ाई कैसे की गई है, कोई बताएगा? एक तो यह बात, और दूसरा, आमतौर पे जो नालियां, पकी ईंटों की नालियां होती थी, नालियों में ईंटों का जुड़ाव कैसे होता था? यहां पे आपको बताया भवनों और दीवारों में ईंटों को जोड़ने के लिए यह व्यवस्था की जाती थी। महास्नानागार में ईंटों की जुड़ाई के लिए कुछ दूसरी व्यवस्था है, और नालियों में ईंटों को जोड़ने के लिए कुछ दूसरी प्रकार की व्यवस्था थी। कोई बताएगा? चले मैं बताता हूं, ध्यान रखें। वृहत स्नानागार में ईंटों को जोड़ने के लिए बिटुमिन का प्रयोग किया जाता था। बिटुमिन का प्रयोग किया गया है, या इसे डामर कह सकते हैं, ठीक है, या कोलतार कह सकते हैं, ठीक है। नालियों की व्यवस्था की बात करते हैं। नालियों में ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। जिप्सम का प्रयोग नालियों में ईंटों को जोड़ने के लिए किया जाता था। क्लियर है बात? और यह बातें निश्चित रूप से याद रखने वाली है। हो गया? चले, तो ये ईंटों की जुड़ाई की बात हमने देखी, और निश्चित रूप से अब लंबे समय तक के लिए ये बातें याद रहेंगी आपको। अब कुछ और बातें, पकी ईंटें और कच्ची ईंटों की बात करते हैं। पकी ईंटें एवं कच्ची ईंटें की बात करते हैं। कच्ची ईंट, कच्ची ईंटों का प्रयोग कहां कहां हो रहा है, और पकी ईंटों का प्रयोग कहां कहां हो रहा है। पकी ईंटों का प्रयोग सामान्यतः भवन निर्माण में किया जाता था। पकी ईंटों का प्रयोग सामान्यतः कहां किया जाता था, तो आप कहेंगे भवन निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कच्ची ईंटों का प्रयोग कहां होता था? कच्ची ईंटों का प्रयोग जो होता था वह सामान्यतः सड़कें जो होती थीं वह कच्ची ईंटों की होती थी, एवं जो सुरक्षा दीवार होता था वह सुरक्षा दीवार भी कच्ची ईंट का ही होता था। हालांकि इस व्यवस्था के कुछ अपवाद भी आपके सामने देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि पकी ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में होता है। भवन निर्माण में जो पकी ईंटों का प्रयोग हो रहा है, तो पकी ईंटों की भी दो बातें यहां पे देखने को मिल रही हैं। क्या? पकी ईंटें कैसे पकाई जा रही हैं? तो या तो आग में तपाकर, आग में तपाकर पकी ईंटें प्रयोग की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, या फिर धूप में सुखाकर, धूप में सुखाकर, धूप में सुखाकर। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, धूप में सुखाकर वाला प्रश्न भी पूछा हुआ है। ठीक है, कैसे? अब कैसे पता चला पुरातत्वविदों को कि धूप में सुखा करके यह ईंटें बनाई गई है? मान लें गांव में आप देखते हैं कि आज भी धूप में सुखाई हुई ईंटें देखने को मिलती हैं। मान लें ईंट का आकार, गांव में कोई महिला है, पुरुष है, ईंट बनाने का कार्य करते हैं घरों में। ईंट बना, ईंट का आकार बना और सूखने के लिए उसको रख दिया गया धूप में। रात हुआ, महिला पुरुष जो भी बनाने वाले थे सो गए। अब रात में कोई जीव जंतु अगर उस ईंट पर, जो कि अभी पूरी तरह से पका नहीं है, अगर उस ईंट पर पैर रख देगा तो उस पैर की छाप उस ईंट, जो कि अभी कच्ची है, जब सूख जाएगा तो भी तो वह छाप रह जाएगा। क्यों भाई? अगर छाप कोई बन जाता है
तो इसका मतलब कि वह ईंट धूप में सुखा करके बनाई गई है। अब आग में तपा करके बनाया जाएगा तो कोई छाप वैसा तो कृत्रिम रूप से देखने को नहीं मिलेगा पशु पक्षी वाला। लेकिन अगर धूप में सुखा करके यह पकी ईंट बनाई जा रही है तो ईंट बनाया गया, दिन में धूप में रख दिया गया सूखने के लिए कि 2-4 दिन में बढ़िया से सूखेगा, और रात में कोई पशु का पैर उस पर पड़ गया तो वह पशु के पैर की छाप तो पड़ ही जाएगी ना। इसी से पता चलता है कि धूप में सुखा करके ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि आग में सुखाया जाएगा और धूप में सुखाया जाएगा तो दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर वैसे भी देख करके समझ में आ जाता है। लेकिन एक प्रश्न यहां पे बड़ा ही रोचक निकल करके आता है। चनहूदड़ों से, कहां से? चनहूदड़ों से एक साक्ष्य निकल करके आया हुआ है। कैसी ईंट का? धूप में सुखाकर ईंट बनाई गई है पक्की, और चनहूदड़ों से इस प्रकार का साक्ष्य निकल करके आया है कि ईंट पर कुत्ता और बिल्ली के पद छाप प्राप्त हुए हैं। कहां पे? चनहूदड़ों से एक ईंट प्राप्त हुआ है जिसपे कुत्ता और बिल्ली के पद छाप प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के समय काल में कुत्ता और बिल्ली के अवशेष थे। बिल्ली एक ईंट है, बिल्ली आगे भाग रही है म्याऊ म्याऊ करते हुए, और पीछे से ये जो बुलडॉग जैसा कुत्ता है वह कुत्ता उसको दौड़ाया जा रहा है। कुछ ऐसे साक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। कहां से? चनहूदड़ों से प्राप्त हो रही है। क्लियर है बात? चनहूदड़ों से। ठीक है, तो ये तमाम सारी बातें ईंटों के संदर्भ में। कालीबंगा में जब हम लोग ईंटों की बात करते हैं तो कुछ अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा में देखने को मिलता है, और न जाने कितनी बार यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहां पर हुआ है? कालीबंगा में कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये कुछ ईंटों के संदर्भ में बातें रही। हालांकि इसमें एक बात और निकल करके आती है। क्या? ईंटों के अलग अलग शेप के आधार पे एल आकार की ईंटें, करातीदार ईंटें, एल आकार की ईंटें, करातीदार ईंटें, कुओं में फन्नीदार ईंटें, ये 3 प्रकार के अलग आकृति के आधार पर ईंटों के निर्माण हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। जैसे कभी पूछ लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता में कुओं में किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो आप कहेंगे कि कुओं में फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। क्यों भाई? याद रहेगा, कुओं में फन्नीदार ईंट का प्रयोग किया जाता था। फिर इसी कड़ी में ये जो करातीदार ईंट है, करातीदार ईंटें कहां पे प्रयोग की गई हैं? तो जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है ना, स्नानागार में करातीदार ईंटें, बस याद कर ले तथ्य के रूप में। अब क्या है, बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। एल आकार की ईंटें, तो जो दीवार होती थी, दीवार के कोनों पर एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बस इतना तथ्य के रूप में आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये तमाम सारी बातें हड़प्पा सभ्यता के ईंट को लेकर के आज आपके सामने बहुत ही व्यवस्थित रूप से रखने का कार्य किया। उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से ये सारी बातें एक बार में समझ में आ भी गई होंगी। ठीक है, अब इसमें जो कुछ और बातें हैं, जैसे
भवन निर्माण, कुआं, नालियां, शौचालय। अब कल वाली जो क्लास हम लोग करेंगे ना, तो उस क्लास में इनके विषय में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। इस पे 2 क्लास अभी और करेंगे, तब जा करके नगर योजना बहुत बारीक तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बातें? रेनू जी, आंख इतनी कमजोर हो गई ना कि लैपटॉप में सामने लिखा हुआ इतना छोटा छोटा सा है ना कि वो मैं बहुत अच्छे से देख भी नहीं पा रहा हूं। अब मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा इसके लिए, है नहीं चश्मा भी यहाँ पे। मेरे फोन पे व्हाट्सएप लिख दीजिएगा या मैं कल देख करके फिर बताऊंगा। जो टीला था शहरी, हाँ हाँ बिल्कुल शहरी है ना भाई। पूर्वी टीला हो चाहे पश्चिमी टीला हो, ठीक है, पूर्वी टीला हो चाहे पश्चिमी टीला हो, वो सब नगर ही है ना। ठीक है, नगरीय क्षेत्र के ही हिस्से है ना। अभी नहीं, 1857 नहीं, अभी पूरा एक रैपिड फायर मोड में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर करने का, 1000 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 1000 प्रश्नों को सॉल्व कराना है और 6 दिन के अंदर कराना है, तो 125 150 प्रश्न। ठीक है, चले फिर कोई और बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखेगा। मिलते हैं कल फिर।